हेलो, नमस्ते। दिस इज डीपी थपलियाल। आज हम क्लास 10th एंड 12th जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का टर्म 1 एग्जाम होना है, उसके लिए जो ओएमआर सीट इश्यू की गई है, उस ओएमआर सीट को कैसे हम फुलफिल करें, कैसे रिस्पांस को हम फील करें, उसके लिए कुछ नई चीजें उसमें जोड़ी गई हैं जो परीक्षा से पहले हर बच्चे को समझनी बहुत जरूरी है। तो हम देख लेते हैं। सीबीएसई की जो ओएमआर सीट है, ये 3 पार्टों में बटी हुई है। सीबीएसई ने रिसेंटली इशू की है अपनी ओएमआर सीट, ये 3 पार्टों में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट इसका डाटा पार्ट है, जिसमें स्टूडेंट का जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो सारे फुलफिल होंगे, ऑलरेडी भरे हुए होंगे सारी चीजें। तो पहले पार्ट में स्टूडेंट से रिलेटेड उसका नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये सारी चीजें, सब्जेक्ट वगैरह, ये सब पहले ही से ऑनलाइन ही भर करके उसे मिलेगा। उसे केवल और केवल एक ही पार्ट, फर्स्ट पार्ट में केवल अपने सब्जेक्ट का कोड ही मेंशन करना है। तो पहला पार्ट जो है वो डाटा पार्ट कहलाता है, जिसमें बच्चे के पर्टिकुलर्स वगैरह सब कुछ होंगे। केवल और केवल उसे सब्जेक्ट कोड ही मेंशन करना पड़ेगा, पेपर कोड ही मेंशन करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट जो है वो रिस्पांस पार्ट है। इस पार्ट पर डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रीवियसली जितने भी टाइप से हम ओएमआर सीट भरते थे उससे अलग है। कुछ सुविधाएं इसमें ज्यादा दी गई हैं जो कि ट्रेडिशनली ओएमआर सीटों में नहीं दी जाती थी। तो सीबीएसई के द्वारा कुछ सुविधाएं दी गई हैं, इन सुविधाओं को समझना है। और जो थर्ड पार्ट है उस ओएमआर सीट का सबसे निचला पार्ट, बॉटम पार्ट एवोल्यूशन पार्ट है, जो मूल्यांकन होगा सेकंड पार्ट का, वो सबसे लास्ट में उसके मूल्यांकन का पार्ट है। तो स्पेशली बच्चों के लिए 2 पार्ट जरूरी हैं। पार्ट 1 जो सबसे टॉप पर है, वहां पर बच्चे को क्वेश्चन पेपर कोड भरना है, बाकी फुल फिल पहले से ही रहेंगे। और सेकंड पार्ट जो कि क्वेश्चन पेपर का पार्ट है, जिसमें उसने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और अपने रिस्पॉन्स देने हैं। तो रिस्पॉन्स पार्ट, सेकंड पार्ट बच्चे के लिए फिर से बहुत जरूरी पार्ट है। तो अब हम इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंसी है, क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं, उन सभी फीचर्स पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें जो सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन दी है ओएमआर सीट के बारे में, उन गाइडलाइन को हम डिटेल से देखते हैं। डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर सीट। जो टॉप पार्ट है, जिसे हमने बोला पार्ट 1 डाटा पार्ट, तो पार्ट 1 में कैंडिडेट के जो प्री फील्ड डिटेल्स होंगी, पहले से ही उसके पास जो ओएमआर सीट मिलेगी उस पर नाम, सब्जेक्ट नेम, रोल नंबर, ये सारी चीजें प्री फील्ड होंगी। कैंडिडेट हैज टू राइट क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर। जो ऊपर राइट कॉर्नर है, जिसे मैं अभी प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाता हूं, वहां पर केवल और केवल जो पार्ट 1 है, सबसे जिसे हम डाटा पार्ट बोल रहे हैं, उसमें केवल और केवल बच्चे को अपने क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। जैसे ही उसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पेपर के ऊपर कोड होगा और वो कोड रिस्पॉन्स सीट, ओएमआर सीट के सबसे पहला जो भाग है डाटा पार्ट, उसमें फिल करना है, बाकी ऑलरेडी फिल रहेगा। जो फोर्थ चीज वो कह रहा है, लास्ट में जो रिस्पॉन्स सीट के नीचे एक कॉलम बना हुआ है, उसमें कैंडिडेट को ये लिखना पड़ेगा, कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज हर ऑन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइड आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। ये बच्चे को याद करके रखना है। प्रत्येक पेपर में जो उसकी ओएमआर सीट है, रिस्पॉन्स जो पार्ट 2 है, रिस्पॉन्स सीट के नीचे ये लिखा होगा, एवोल्यूशन से ऊपर और रिस्पॉन्स सीट से नीचे। मीन्स मैंने आपको बताया है कि पूरी ओएमआर सीट 3 पार्टों में बटी हुई है, और 3 पार्टों में ये जो ओएमआर सीट है ये 3 पार्टों में बटी हुई है।
पहले पार्ट में हमने केवल और केवल यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो भरना है। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये हमें फ्री हैंड राइटिंग से लिखना है, जिसे मैंने अभी कहा कि बच्चे को इसे याद रखना है कि क्या उसे भरना है, और वो है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। जो पार्ट 1 में है, डाटा पार्ट में जो कुछ भी पर्टिकुलर्स हैं वो ऑलरेडी ऑलरेडी भरे हुए हैं। बच्चे के पास जब पहुंचेंगे वो प्री फिल्ड होंगे, बट उसे पढ़ना है और लास्ट में एक सर्टिफिकेट देना है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये चीज ध्यान रखनी है हर 10th एंड 12th के स्टूडेंट को कि उसे रोज लिखना है। जब जब पेपर होंगे हर OMR सीट पर उसे लिखना है। 5th जो पॉइंट है जो कि बच्चे को ध्यान रखना है, ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिवन रिस्पॉन्स। जो उसे कुछ भी भरना है अपने OMR सीट में, जैसे डाटा पार्ट में उसे अपना क्वेश्चन पेपर कोड भरना है, सेकेंड पार्ट रिस्पॉन्स पार्ट में उसे अपने क्वेश्चन का आंसर सर्कल करना है, थर्ड पार्ट से पहले जो रिस्पॉन्स सीट के नीचे है वो आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट लिखना है। ये सारा ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट से ही लिखा जाएगा। तो जिस पेन को आप यूज करेंगे वो या तो ब्लू बॉल पेन होगी या ब्लैक बॉल पेन होगी, सभी कुछ उसी से भरा जाएगा। एक जो बहुत विशेष जानकारी आपके लिए है वो लिखा हुआ है कि पेंसिल का यूज नहीं करना है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो पेंसिल का यूज है वो पूरी तरह से बच्चे के लिए अवैध माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और अगर पेंसिल का यूज करते हुए बच्चा पकड़ा जाता है किसी भी रिस्पॉन्स सीट में, कहीं पर भी वो अगर पेंसिल का यूज कर रहा है तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में उसे रखा गया है। इसलिए बच्चा किसी भी तरह से OMR सीट पर पेंसिल का प्रयोग न करे। पेंसिल का यूज बच्चे ने करना ही नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखें क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट कि आप पेंसिल का यूज OMR सीट पर किसी भी तरह से न करें, अन्यथा उसे अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में रखा जाएगा और स्टूडेंट कैंडिडेट के अगेंस्ट CBSE के द्वारा जो अनफेयर मीन्स के रूल हैं उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में OMR सीट पर पेंसिल का प्रयोग न किया जाए। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली पार्ट 1 को देखते हैं और पार्ट 2 को। पार्ट 1 जिसे हमने कहा रिस्पॉन्स सीट है, पार्ट 2 जो है उसमें पार्ट 1 डाटा सीट, पार्ट 2 रिस्पॉन्स सीट और पार्ट 3 जो एवोल्यूशन सीट है। अब इसे कैसे करके फिल किया जाए, इस कुछ चीजों को हम पहले से समझ लेते हैं। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं कि पार्ट 1 को कैसे भरा जाए, तो वहां पर केवल और केवल क्वेश्चन पेपर सेट है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट हमने लिखना है, बाकी ये सारा कुछ भरा मिलेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन पेपर जो सेट है वो किसी बच्चे के पास मान लो उस पर लिखा है 050, सपोज कर लीजिए उसे लिखा हुआ है 050 05 लिखा हुआ है, 050 लिखा हुआ है। और सपोज कर लीजिए 1 लिखा हुआ है, 050/1/3।
तो अगर क्वेश्चन पेपर के ऊपर अगर कोड लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए 050/1/3, तो ऐसा हमने उसे फिल करना है। 0 ये हो गया, 3 डिजिट का पहले नंबर होगा। मैं ये फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर पर सपोज कर लीजिए 050 लिखा है, तो 050 हो गया, ऑब्लिक इसने खुद ही कर रखा है। हमने 1 2 3 जो भी पेपर पर होगा वो यहाँ पर भरना है, फिर ऑब्लिक ये। तो इतना हमें पार्ट 1 में भरना है। इसके अलावा पार्ट 1 में हमें कुछ भी नहीं भरना है। पार्ट 1 केवल और केवल जो डाटा है वो पहले ही से भरा रहेगा, इतना हमें फिल करना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। लेकिन इन सब चीजों को देखना है, उसका रोल नंबर है उसे वो खुद देख लेगा, डे एंड डेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कोड हो गया, ये सारी चीजें उसकी ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगी। केवल और केवल उसे यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। लेकिन ये सारा डाटा उसे चेक करना है, क्योंकि उसे लास्ट में रिस्पॉन्स शीट के नीचे उसे सर्टिफिकेट देना है। तो इतनी चीजें ये हमारे पास पार्ट 1 में है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं हम। जो हमारे पास रिस्पॉन्स शीट है, ये बड़ी जरूरी चीज है। अब यहाँ पर देखिए, मैं कुछ चीजें, ये तो पार्ट 1 की बात की थी हमने। पार्ट 2 में पहले तक जो हम OMR शीट देखते आए हैं ट्रेडिशनली, उसमें जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जैसे सपोज कर लीजिए उसमें ये है, ये 1 लिखा हुआ है, ABCD, ये कॉलम नहीं होता था। लेकिन CBSE का जो बच्चे के लिए बेनिफिट हो, बच्चा अगर किसी आंसर को अपने पहले से भरे आंसर को चेंज करना चाहता है, उसके लिए एक बॉक्स दे रखा है। तो अब आप देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर है, फिर उसके बाद ABCD 4 ऑप्शन है, फिफ्थ में ये बॉक्स है, और उसके बाद एक और कॉलम है जिसमें फिर से क्वेश्चन नंबर लिखा है, एक जो गोला बना रखा है, एक सर्किल और बना रखा है। तो ABCD 4 सर्किल हो गए। 4 सर्किल के बाद एक हमारे पास एक कॉलम और बना हुआ है, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर पढ़ रखा है, 1 2 3 4 5 6, जैसे पहले पढ़ रखा है ऐसे ही यहाँ पर पढ़ रखा है। तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन में 5 चीजें हो गई अब, जो हम लोगों के द्वारा बच्चों को देखनी है और समझनी है। ABCD आपका ऑप्शन हो गया। यहाँ पर जो ये बॉक्स है, ABCD के बाद जो बॉक्स है, सपोज कर लीजिए B आंसर हो गया किसी क्वेश्चन का, B आंसर है, मैंने स्टूडेंट ने इसे फिल किया, B आंसर स्टूडेंट ने फिल कर लिया। जब भी कैंडिडेट इस आंसर को फिल करे, भरे, जो ये सर्किल है उसे डार्क इन करे, बिफोर डार्क इन कंफर्म हो जाए कि उसका आंसर सही है। कंफर्म होने के बाद ही वो डार्क इन करे, और डार्क करने के बाद जो ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर B लिख ले, यहाँ पर B लिख ले। यहाँ लिखना जरूरी है, जो ये बॉक्स है इस बॉक्स में लिखा जाना जरूरी है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट को ये लगा कि D आंसर सही है। पहली बार में उसे लगा कि आंसर D सही है, सपोज उसे लगा कि क्वेश्चन 3 का D आंसर सही है। सेकंड थॉट उसे बाद में आया कि नो, D तो सही नहीं था, आंसर A सही है, आंसर A सही है। जो पहले तक की OMR शीट हम लोग देखते थे, उसमें अगर हमने एक ऑप्शन लगा लिया तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम वो नहीं कर सकते थे, सेलेक्ट नहीं कर सकते थे सेम क्वेश्चन में, और हमारी मार्क्स कट जाती थी। यही बेनिफिट CBSE के द्वारा दे रखा है। तो मुझे पहले राउंड में ये लगा कि D सही है आंसर, स्टूडेंट को, पहले कैंडिडेट को ये लगा कि D आंसर सही है, लेकिन बाद में
उसे सेकंड थॉट उसने देखा, पढ़ा और समझा, और उसे लगा कि डी नहीं, उसका आंसर सपोज कर लीजिए ए बी सी कोई भी 3 है। अब उसने इसे काटना नहीं है, इस पर फ्लूइड नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। उसने ए को डार्किन कर लिया, पहले उसने डी डार्किन किया था, अब ए बी और सी में जो भी उसे सही लगा उसे डार्किन किया, और अब यहां पर ए लिख लिया। तो उसने पहले क्या आंसर लगाया था, डी, लेकिन बाद में उसने चेंज क्या ए, यहां पर उसे लिखना है। तो जब उसने एक ही आंसर लगाया था, सही आंसर अब उसके हिसाब से था, कैंडिडेट के हिसाब से, तब भी उसने उस सही आंसर को बॉक्स में फिल किया था। और जब उसे आंसर गलत महसूस हुआ उसे, कि जो उसने पहले आंसर भरा था, जो पहले उसने सर्किल को डार्किन किया था, वो उसे गलत लगा और उसने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आइदर ए बी और सी, जो भी उसे सही लगा। सपोज ए उसे सही लगा, तो बॉक्स में उसने ए भर लिया। ये एक सिचुएशन आई। फिर तीसरी सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन थी आंसर उसे जो उसने प्री फिल किया वही उसे लगा कि ये सही है, और उसने उस आंसर को ए बी सी जो भी था उसे बॉक्स में फिल कर लिया। फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बच्चे ने पहले दूसरा आंसर डार्किन किया, दूसरा सर्किल डार्किन किया, ए बी सी डी में से कोई भी एक सर्किल उसने डार्किन कर लिया, लेकिन बाद में उसे ये लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, और कैंडिडेट ने उसे ए बी सी में से किसी जिसको भी उसे फिर से ठीक लगने लगा उसको उसने डार्किन कर लिया और बॉक्स में लिख लिया ये, जो भी उसने बाद में भरा, जो भी उसे लगा कि वो सही है, ए और डी में से जो उसे सही लगा उसने उसे यहां पर लिख लिया। अगर वो पहले ए भरता और डी सही रहता तो यहां डी लिख लेता, और अगर उसने डी भरा ए सही रहता तो वो ए भर लेता। बी और सी में भी ऐसा ही होता। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि सीबीएसई ने इस बार जो इंटरनल चॉइस दे रखी है क्वेश्चन पेपर में, वो जितने भी पार्ट दे रखे हैं सभी सब्जेक्ट में एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर, एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर, जैसे सपोज कर लीजिए 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। मान लो उसने 60 क्वेश्चन दे दिए, किसी सब्जेक्ट में उसने 60 क्वेश्चन दे दिए 60। ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में बटा हुआ है, ए बी एंड सी, एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर, ये बात कही जा रही है। अब ए में सपोज कर लीजिए उसने 24, अब इसमें 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, 50 क्वेश्चन सपोज कर लीजिए करना है, 50 क्वेश्चन उसे सॉल्व करना है। आउट ऑफ 60 सॉल्व 50 क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए ए पार्ट में उसने 24 क्वेश्चन दे रखे हैं, बी पार्ट में 24 क्वेश्चन दे रखे हैं, और सी पार्ट में 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये हो गया 60। उसने करने हैं 50 क्वेश्चन। ऐसे लगभग 10th एंड 12th के सभी पेपर में है। 12th मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चन हैं उतने ही उसमें कोई वो नहीं है, उतने ही क्वेश्चन है और उतने ही सॉल्व करने हैं। अब ये 24 है तो यहां पर उसे 20 सॉल्व करने हैं, यहां भी 20 सॉल्व करने हैं, यहां 10 सॉल्व करने हैं, तो ये टोटल हो गया 50। क्वेश्चन दे रखे थे 60, सॉल्व करने हैं 50। ओपन चॉइस है, क्लोज चॉइस नहीं है। तो अब 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो यहां से लेकर के और 24 क्वेश्चन तक उसे 4 कोई भी क्वेश्चन जो उसे नहीं आते हैं उनका आंसर नहीं भरना। मान लो उसे 4th क्वेश्चन नहीं आता है, मान लो उसे 4th क्वेश्चन नहीं आता है, उसने 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। सपोज कर लीजिए 60 क्वेश्चन कैंडिडेट को पेपर में मिले, 60 में से 50 करना है। 50 क्वेश्चन भी 2 पार्ट 3 पार्ट जितने भी क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर, आप लोगों को पता होगा बच्चों को कि कितने क्वेश्चन किस पेपर में आ रहे हैं। प्री बोर्ड वगैरह में भी इस चीज की प्रैक्टिस बच्चों को कराई गई है। और उसमें से जो छोड़ना है,
अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे सपोज कर लीजिए फोर्थ क्वेश्चन बच्चे ने छोड़ना है, तो यहाँ ये जो तीसरा कॉलम है, पहला कॉलम रिस्पॉन्स का था ए बी सी डी, दूसरा कॉलम था जो बॉक्स बना रखा है सही आंसर भरना है, और जो लास्ट कॉलम जिसमें क्वेश्चन नंबर पढ़ रखा, अगर ये बच्चे को फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया तो उसे ये डार्क इन करना है, उसे ये डार्क लगाना है, यहां पर उसे डार्क लगाना है। तो अब ये हो गया। ऐसा अगर 24 क्वेश्चन पार्ट ए में थे और 20 करने हैं तो 24 तक ऐसे चार जो सर्किल है वो डार्क इन होंगे, इनको बच्चा डार्क करेगा। जो क्वेश्चन उसे नहीं करने हैं, नहीं इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि उसे आते नहीं हैं या अच्छे से नहीं आते हैं, और जो सपोज 24 क्वेश्चन थे 20 करने हैं, तो जो 20 उसे आए उसे वो रिस्पॉन्स शीट में यहाँ पर ए बी सी डी में भरेगा और यहाँ बॉक्स में भरेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन सपोज उसे नहीं आया तो उसने फोर्थ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भरना, ना तो रिस्पॉन्स भरना, ए बी सी डी को भी फिल नहीं करना है, बॉक्स को भी फिल नहीं करना है, कोई निशान वगैरह डैश वगैरह कुछ नहीं लगाना उसने, सीधे जो हमारा ये ए बी सी डी बॉक्स के बाद जो सर्किल है उस सर्किल को डार्क इन करना है। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन हमने कहा बच्चे को सही आंसर आया, उसने एक ही बार में जो प्री फिल था उसी को फाइनल आंसर समझा, सही आंसर उसने फिल कर रखा था, उसे यहां बॉक्स में लिख ले। दूसरी कंडीशन ऐसी आ सकती बच्चे के पास कि वो पहले कोई दूसरा आंसर समझ रहा था, बाद में उसने फिर से पढ़ा, फिर से समझा और उसे लगा कि उसने जो पहले फील किया है वो आंसर गलत है, आंसर दूसरा हो सकता है, तो वो यहाँ पर डार्क इन कर लेगा। पहले वाला जो डार्क इन है उसे एज इट इज रहने देगा, उस पर न तो फ्लूइड लगाएगा न किसी चीज से कुछ भी इस पर वो नहीं करेगा, वो एज इट इज रहने देगा और दूसरा सर्किल को वो डार्क इन कर लेगा और यहाँ पर वो जो सही आंसर है बॉक्स में उसे भर लेगा। तीसरी कंडीशन ये आती है जब बच्चे को इंटरनल चॉइस मिल रखी है, जो ओपन चॉइस है सेक्शन वाइज एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर, उसमें जो क्वेश्चन उसे नहीं आता है हर सेक्शन में सीबीएसई के सैंपल पेपर के अनुसार 2, 3, 4 क्वेश्चन छोड़ने होंगे, जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं वो छोड़ने होंगे। किसी पार्ट में 2 क्वेश्चन छोड़ने होंगे, किसी में 3 छोड़ने होंगे, किसी में 4 क्वेश्चन छोड़ने होंगे। ऐसे जो क्वेश्चन छोड़ने हैं उनको यहाँ पर डार्क इन करना है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि बच्चे ने यहाँ पर मान लो उसे लगा बी आंसर सही है, उसे लगा बी आंसर सही है, 5वें क्वेश्चन में उसे लगा मान लो कि बी आंसर सही है, उसने ये भर लिया लेकिन यहाँ बॉक्स को फिल नहीं किया, तो उसका ये काउंट तो किया जाएगा अटेम्प्टेड क्वेश्चन में, काउंट किया जाएगा अटेम्प्टेड क्वेश्चन में और उसे मार्क्स नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है इस बॉक्स में जिस क्वेश्चन को छोड़ेंगे उसके अलावा सभी की एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पर बी है तो बी लिखना उसके लिए जरूरी है। नहीं लिखा उसने, सपोज कर लीजिए उसने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और डार्क इन कर लिया, पहले डार्क करना था डार्क कर लिया और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स अब उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, और जो दूसरा लॉस होगा वो अटेम्प्टेड भी माना जाएगा, अटेम्प्टेड भी माना जाएगा। और क्योंकि उसे जैसे सपोज कर लीजिए कि 24 में से 20 क्वेश्चन करने थे तो उसका लास्ट क्वेश्चन चेक ही नहीं हो पाएगा। तो ये भी बच्चा ध्यान रखे कि जो भी यहाँ वो जो क्वेश्चन छोड़ा गया है उसके अलावा सभी का आंसर इस बॉक्स में लिखना जरूरी है। जो यहाँ पर सर्किल को उसने डार्क इन किया है वो बॉक्स में भरना जरूरी है और इस बॉक्स में किसी भी टाइप की कटिंग नहीं होनी है। इसे एक बार आपने भर लिया तो वो फाइनल है।
जबकि आपको बोला कि ABCD अगर आप बच्चे ने गलत भर भी दिया, कैंडिडेट ने गलत भर भी दिया, तो वो अगर उसने पहले B भर लिया, उसे बाद में लगा कि D है, कुछ देर में उसे लगा कि A है, कुछ भी लगा, तो अब 3 गोले हो गए यहाँ पर डार्क इन। इनमें से बच्चे को जो भी उसे सही लगा, मान लो उसे लगा A सही है, पहले उसने D भर लिया था, कुछ देर में उसने फिर पढ़ा, उसे सोचा कि B सही है, फिर थॉट आया उसे कि नहीं, मैं B भी नहीं है और D भी नहीं है, A है, तो 3 तो उसने सर्किल को डार्क इन कर लिया, लेकिन आंसर वो सही होगा जो यहाँ पर बॉक्स में भरा जाएगा। सपोज उसे लगा A सही है, तो उसने A बॉक्स में भर लिया, तो यहां भरना जरूरी है। तो कोई भी एंट्री जो क्वेश्चन छोड़ा है उसके अलावा सब एंट्री इस बॉक्स में होनी है। तो ये ध्यान रहे, यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, यही इस चीज का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं उसकी एंट्री ABCD, जो भी आपको आंसर को सही पाया अपने हिसाब से कैंडिडेट ने, उसे इस बॉक्स में फिल करना उसका जरूरी है, अदरवाइज उसे मार्क्स नहीं मिलेगी और क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। और जिस क्वेश्चन को आपने चॉइस होने के कारण छोड़ा है, उसका बॉक्स के बाद का जो सर्किल है उसे डार्क इन करना है। तो कैंडिडेट यहाँ पर समझ गए होंगे आई थिंक इन सब चीजों को, ये बहुत जरूरी चीजें थी इसमें जो समझनी थी। अब हम जो CBSE के द्वारा इसमें डिटेल से लिखा हुआ है उन चीजों को समझ लेते हैं। मैं इन चीजों को आपको पहले भी डिस्कस कर लिया हूँ, 4 पॉइंट आपसे डिस्कस हो चुके हैं कि हमारा पहला पार्ट क्या होगा। अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में इसमें जो दे रखा है ये रिस्पॉन्स शीट के बारे में ही दे रखा है, जो हमने पहले ही से डिस्कस कर लिया है। उसी चीज पर हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सपोज कर लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में 60 की OMR सीट बनी होंगी, सभी सब्जेक्ट में बच्चे को 60 क्वेश्चन की OMR सीट मिलेगी, लेकिन किसी सब्जेक्ट में मान लो कि 50 क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन करने हैं किसी सब्जेक्ट में, तो लास्ट के 10 जो होंगे वो कॉलम छूट जाएंगे, उन पर बच्चे को कुछ भी नहीं करना, कैंडिडेट को कुछ भी नहीं करना है। देयर इज स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन एन OMR irrespective of the total question given in the question paper। क्वेश्चन पेपर में मान लो कि 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन OMR सीट 60 की होगी। 50 दे रखे हैं, 50 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन OMR 60 की होगी। अब OMR सीट में ऐसा ना हो कि सपोज कर लीजिए कि 50 क्वेश्चन करने थे, 50 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, और आपने 50 का क्वेश्चन आपको गलत लगा, आपने उसे वहां पर 51 को 50 लिख लिया, वो मार्क्स नहीं मिलेगी। 50 क्वेश्चन है तो 50 तक ही OMR सीट देखी जाएगी। 50 के आगे किसी क्वेश्चन नंबर को आप चेंज करके दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे और उसमें अपना रिस्पॉन्स देंगे तो वो चेक नहीं किया जाएगा, वो आंसर विल नॉट बी एवुलेटेड। ऐसा आंसर एवुलेटेड नहीं होगा। आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी एवुलेटेड। इसमें एक CBSE ने दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 45 क्वेश्चन इन सम क्वेश्चन पेपर एंड द कैंडिडेट इज चेंज क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR एंड राइटिंग दिस क्वेश्चन एज 45। तो मान लो 45 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में और 46 क्वेश्चन को उसने काटकर 45 लिख लिया और तब 45 का आंसर उसमें लिखा, तो वो चेक नहीं होगा। ये कैंडिडेट डिटेल से ध्यान में रखेंगे। फिर फॉर गिवन अ रिस्पॉन्स फॉर सर्किल ABCD, जिसे मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिकली बता दिया है, गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन रो, कैंडिडेट वंस कंफर्म अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्क इन द सर्किल विद ए पेन। तो केवल पेन से भरा जाना है। पेंसिल पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है कि नहीं यूज की जानी है, आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से ही उन रिस्पॉन्स को फुलफिल करना है। फिर उसके बाद आफ्टर 4 सर्किल आर
over a box is given in the same row, जिसे अभी आपको बता दिया है. Candidate have to write the correct option in the box A or B or C or D as the answer is. After the box, again the circle is given ahead of box. बॉक्स के बाद जो सर्किल दे रखा है जिसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था. राइटिंग इन द क्वेश्चन नंबर एज ऑल्सो रिटर्न इनसाइड द सर्किल. दिस सर्किल इज टू बी डार्केंड बाय द कैंडिडेट इफ they have not attempted this question. Candidates are advised that first of all should mark the response by the darkening the circle. If fully satisfied, then they should write response in the box. जिस चीज को मैंने आपको बार बार स्ट्रेस देकर के बोला है कि आपको जो भी ऑप्शन आपने पहले ए बी सी डी जो भी आपको लगा, पहले आपने सपोज कर लीजिए सी को भर लिया था, फिर आपको लगा कि ए सही है, आप कर सकते हैं वहां पर. लेकिन अगर आपने बॉक्स में एक बार जो भी आंसर भर लिया उसके बाद आप उसे कटिंग नहीं करेंगे, चेंज नहीं कर सकते हैं. तो आप बॉक्स को भरते हुए जो हमारे जो 4 सर्किल है उनके बाद जो बॉक्स है उसमें जो भी आंसर आपने भरा वो सही आंसर माना जाएगा. इसलिए बॉक्स में जब तक कंफर्म नहीं हुए पूरी तरह से तब तक उसे फिल नहीं करेंगे. कैंडिडेट आर एडवाइज टू फर्स्ट ऑल द शुड मार्क दे रिस्पॉन्स बाय द डार्किंग. इस चीज को आपसे डिटेल से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं. ये रिस्पॉन्स शीट पहले ही आपसे डिस्कस हो चुकी है. अब इस रिस्पॉन्स शीट के लास्ट में ये चीज मैंने जो आपको बोली थी, रिस्पॉन्स शीट के जो सेकेंड पार्ट है उसमें ये आपको फ्री हैंड लिखना है. जो लिखा है कि जो भी ऊपर दिया गया है जो पार्ट 1 में उसके पर्टिकुलर्स दे रखे हैं वो सारे के सारे सही है, ये उसे लिखना है. मैंने आपको 4th पॉइंट में बताया था कि उसे क्या लिखना है कैंडिडेट को. आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट. यह रिस्पॉन्स शीट के नीचे उसे भरना है. तो आपको बता दिया है, ये सारी चीजें आपके पास क्लियर, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कैसे करके डार्किन करना है. 4 कॉलम है, 4 ओवल आपके जो सर्किल है 4 है, 4 सर्किल के बाद 4 सर्किल के बाद बॉक्स है, बॉक्स के बाद एक सर्किल और है. पहले 4 में जो भी ऑप्शन आपने फिल किए हैं उन ऑप्शन के बेस पर आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बॉक्स है उस बॉक्स को आपको चेंज नहीं करना है. ये पार्ट 1 है सॉरी पार्ट 1 है. ये कैंडिडेट का रोल नंबर लिखा होगा. कैंडिडेट को पहले ही एडमिट कार्ड मिल गया होगा. ये सारी चीजें कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पर भी लिखी होंगी, तो उस बेस पर कैंडिडेट इसे देख सकता है. ये प्री फिल्ड है. जैसे ये रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर इनवर्ड लिखा हुआ है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है. फिर उसके बाद सेंटर नंबर एंड स्कूल नंबर जहां आपका सेंटर हो रहा है, चाहे सेल्फ सेंटर है चाहे बोर्ड ने आपको सेंटर अलॉट किया है, उस सेंटर का नंबर और उस स्कूल का नाम जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है वो लिखा होगा पहले ही से. फिर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का कोड एंड सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, और फिर कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, कैंडिडेट के फादर का नाम लिखा होगा, और जो आपके स्कूल का कोड है वो लिखा होगा. तो ये इतनी चीजें ऑलरेडी भरी होंगी. प्री फील्ड जिसे बोला जा रहा है, केवल और केवल आपको यहाँ पर फिल करना है क्वेश्चन पेपर का कोड. तो ये आप लोग इसे बहुत डिटेल से देख लिया आप लोगों ने. इतनी सारी चीजें आपके जो ये यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, कैंडिडेट ये ना सोचे कि हम कैसे पता करें कि ये सारा सही है या गलत है. तो ये सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें रोल नंबर भी दिया होगा. इनवर्ड आप देख लेंगे. जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें डे एंड डेट लिखी है जिस दिन आपका पेपर हो रहा है,
उसमें आपका सेंटर का नाम लिखा, जिस सेंटर पर आपका एग्जाम हो रहा है, जिस भी स्कूल में हो रहा है, उसमें जिस डेट का जो पेपर है, अगर आपके 5 पेपर हैं तो 5 उसमें सब्जेक्ट कोड सहित सब्जेक्ट लिखे होंगे, 6 सब्जेक्ट है तो 6 लिखे होंगे, जितने भी हैं। तो जिस डे को आप एग्जाम दे रहे हैं उस डे का सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट हो गया, और फिर आपका नाम और आपके फादर का नाम, और लास्ट में जिस स्कूल के आप हैं। जिनका सेल्फ सेंटर होगा उसमें यहाँ पर और यहाँ पर एक ही नाम होगा, जिनका बाहर सेंटर होगा तो जिस स्कूल में हो रहा है वो यहाँ पर नाम होगा, और आपकी स्कूल का नाम, कैंडिडेट की स्कूल का नाम यहाँ पर होगा। कैंडिडेट को यहीं पर भरना है केवल। सपोज कर लीजिए कि पेपर पर लिखा है 1010/1/3 लिखा है क्वेश्चन पेपर पर सपोज, तो कैंडिडेट को यहाँ पर भरना है 010 और 13, ऐसा भरना। बस इतना ही पार्ट 1 में कैंडिडेट को फिल करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन ये पार्ट बी रिस्पॉन्स शीट है, इसमें हर चीज आपको बता दी है। बहुत शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ। सही आंसर सपोज कर लीजिए ए है तो पहली कंडीशन ये है, बी सपोज सही आंसर लगा तो बॉक्स में बी भर लिया। तीसरे का आंसर मुझे ए, और पहले ए लगा था बाद में सी सही लगा तो मैंने यहाँ पर सी भर लिया। चौथा क्वेश्चन सपोज मुझे नहीं आया तो मैंने इसे पूरा छोड़ दिया। नहीं आया मीन्स जो मुझे इंटरनल चॉइस है, जो मुझे छोड़ने हैं, हर सेक्शन में 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन छोड़ने हैं वो क्वेश्चन पेपर में होगा, तो यहाँ पर डार्क इन कर लिया। जिन क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उसे यहाँ पर डार्क इन नहीं करना है, लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा है उसका यहाँ पर डार्क इन करना है। तो ये तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन ये होगी कि आपने यहाँ तो भर लिया, यहाँ पर आंसर भर लिया, लेकिन यहाँ पर नहीं फिल किया, रिस्पॉन्स का बॉक्स में नहीं लिखा, तो आपका अटेम्प्टेड क्वेश्चन भी गिना जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसे भरना जरूरी है। तो ये इसमें था। और इसके अलावा थर्ड पार्ट जो है वो एवेल्यूएशन पार्ट है, मूल्यांकन का पार्ट है। ये जब आप पेपर जमा कर लेंगे सेंटर पर सेम डे को ही, यहाँ पर सबसे पहले तो इन्विजिलेटर ये सारी चीजें देखने के बाद इन्विजिलेटर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो उसे ऑलरेडी स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। ओएसएस से वो लेकर के स्कूल पहले ही हर इन्विजिलेटर को उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो दे देगा। तो इन्विजिलेटर यहाँ पर ऐसे भरेगा, अपना सिग्नेचर करेगा पूरी चीजें चेक करने के बाद, और यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, सीबीएसई के द्वारा जो ओएसएस पर जो डाटा दिया गया होगा, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया होगा, वो टीचर के द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा। फिर एवेल्यूएटर के द्वारा जो ये मार्क्स दी गई हैं, यहाँ ऊपर मार्क्स पहले कोऑर्डिनेटर वो करेगा, पहले इसे जो चेक कर रहा है वो मार्क्स देगा, और बाद में कोऑर्डिनेटर उसे देख करके करेक्ट है कि नहीं है चेक करने के बाद जो एवेल्यूएटर है उसके दिए गए मार्क्स को टोटल करने के बाद करेक्ट नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेटर के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मार्क्स होंगी वो अपलोड होंगी सेम डे को, और ये कोऑर्डिनेटर एंड ऑब्जर्वर। तो ये 3 पार्टों में ये पूरी ओएमआर शीट है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है, इतना आप लोगों को इसमें हर बच्चे को देखना है कि सारी एंट्री उससे सही रह जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।